I had given you any homework? याद है किसी को? कि लास्ट वीक होमवर्क के डाउट किए थे? Nobody recollects in the class? ऐसे कैसे हो सकता है? Nobody is recollecting what we have done. I can't hear you at all if you're speaking or you're not speaking. molecular formula. Module 16 to 35 है ना? Somebody message me module 16 to 35. तो मैं क्वेश्चन पूछूं ना तो ऑडियो ऑन करके जवाब दीजिए, या जब भी आपको कोई डाउट हो you should switch on the audio and talk to me. No issue. Don't message me because it gets difficult की लेक्चर जब ऑन होता है तभी स्क्रीन से मैसेज पढ़ के बात करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो मॉड्यूल 16 टू मॉड्यूल के 16 टू 35 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और सिखाया था शायद मैंने आपको वो परसेंट से एम्पिरिकल, एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर वाला कंसेप्ट, राइट? यस मैम। उसका एक आध प्रॉब्लम हुआ था और प्रैक्टिस करवानी बाकी थी, इफ आई रिकलेक्ट करेक्ट। यस, वन एग्जांपल, एक एग्जांपल हुआ था। एक एग्जाम्पल हुआ था और उसका मुझे आगे का एग्जाम्पल करना है, सही? तो आई विल डू दैट, बट अगर किसी को डाउट है तो वुड लाइक टू क्लियर दैट फर्स्ट एंड देन गो अहेड। तो एनीवन हैज एनी? 16 to 35 क्वेश्चंस होमवर्क था। हाँ, तो उसी के डाउट पूछ रही हो बेटा। मैम मोल कॉन्सेप्ट असाइनमेंट 3 भी होमवर्क था। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट असाइनमेंट 3 था और मॉड्यूल के 16 to 35 क्वेश्चंस होमवर्क थे। तो पहले मॉड्यूल ओपन कीजिए। आपने होमवर्क ट्राई किया बेटा? या मैम। Have you tried doing the homework? Yes ma'am. So if the answer is yes, just check 16 to 35. All questions you all could do. कर पाए आप? यस मैम। बढ़िया। किसी को कोई डाउट नहीं है तो nothing like that. I'm just adjusting the camera. Is the board clear everybody? तो कोई डाउट नहीं आपको मॉड्यूल में, तो अच्छी बात है। डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन 33 बस। क्वेश्चन 33 is the doubt. Okay. मैम क्वेश्चन नंबर 25। ओके वेट, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मॉड्यूल ओपन करती हूँ। पहले मॉड्यूल के डाउट करते हैं हम एंड देन असाइनमेंट 3 के करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद द लेक्चर। तो एवरीबॉडी प्लीज। 25। हाँ बेटा मैं लिख रही हूँ, 2 मिनट देना मुझे। So we will do first मॉड्यूल के डाउट्स, डूइंग डाउट्स फ्रॉम मॉड्यूल। बोलो कौन से क्वेश्चंस करवा देंगे हैं मॉड्यूल से? मैम 20। किसी को 25 और 33 और बोलो 28 और 30 30 ओके। और बोलो 31 21 21 22nd 22nd और चलो। So that's it. These are the module doubts that I'm discussing. जिसको डाउट नहीं भी आया होगा ना, should focus for the method. आपको कभी कभी आंसर आ भी जाता है बट शायद कुछ लॉन्ग वाली मेथड की होती है
या 2-3 मिस्टेक कर देते हैं हम और फिर भी आंसर टैली होता है. सो वेरियस रीजंस आर देयर कि आंसर सही आ गया है बट शायद आप कहीं ना कहीं गलत हो. तो जिसका डाउट है उसको तो ध्यान देना ही है, बट जिसका डाउट नहीं है उसको भी पे अटेंशन करना होता है दूसरे के डाउट पे. Because maybe somewhere you might have gone wrong which you haven't realized. ये बहुत बार होता है MCQs में, right? तो I start solving. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका वो कहता है कि the number of silver atoms present in 90% pure silver weighing 10 grams is. तो ये प्यूरिटी पे प्रॉब्लम है, परसेंट प्यूरिटी पे प्रॉब्लम है. तो 90% प्योर सिल्वर का क्या मतलब है? दिस से 90% प्योर सिल्वर. So this simply means कि you are having 100 gram sample of silver. 100 ग्राम आपके पास सिल्वर का सैंपल है, तो उसमें 90 ग्राम प्योर सिल्वर है. तो इसका मतलब रिमेनिंग क्या है? जो सिल्वर नहीं है वो क्या है? कुछ इम्प्योरिटी है, राइट? तो दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी. परसेंट प्यूरिटी दिया है, मतलब जितना परसेंट प्यूरिटी है उतना प्योर सिल्वर है. अभी इस प्रॉब्लम में दे से वी आर हैविंग अ सिल्वर वायर वेइंग 10 ग्राम्स. तो 10 ग्राम्स सिल्वर है, तो उसमें प्योर कितना होगा? 9 ग्राम. प्योर सिल्वर हो गया है ना. तो प्योर सिल्वर हमारे पास सिर्फ 9 ग्राम्स हो गया. यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आया सबको? अभी इसके आगे क्या बचता है? कुछ भी नहीं. आपको नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स कैलकुलेट करने हैं. मतलब सबसे पहले ये जो 9 ग्राम्स है उसको सिल्वर के एटॉमिक मास से, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करो. 9/108. इससे क्या मिलेगा हमको? नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे सिल्वर के. मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास गिव्स अस नंबर ऑफ मोल्स. तो ये क्या हो गए मेरे? नंबर ऑफ मोल्स. दिस इज 1/12. या ये अप्रोक्सीमेटली ये परफेक्टली 1/12 है. 1/12 को 0.083. तो ये 0.083 मोल्स है. मोल्स आने के बाद नंबर तक कैसे पहुंचते हैं? ये जो मोल्स है, ओके, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो इसको 1/12 लेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा. तो 1/12 into एवोगैड्रोस नंबर. ओके, ये क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स. तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.5 into एवोगैड्रोस. एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ये, है ना. तो कितने एटम्स, सॉरी, तो कितने एटम्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके? 5.01 into 10 raised to 22. या 5.0 हो जाएगा. यस, 0.5 into 10 raised to 23 आएगा. तो यहाँ पे हम आंसर टिक करेंगे 5 into 10 raised to 22. इज इट क्लियर? ये वाला आंसर हम टिक करेंगे. इतने एटम सिल्वर के प्रेजेंट है, राइट? तो जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया बेटा. दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 20 डन. ये आपका प्रॉब्लम नंबर 20 है. प्रॉब्लम नंबर 21 is the next doubt. So what does problem number 21 says? The number of moles of carbon dioxide which contain 8 gram of oxygen. तो ये प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड है. ओके, फॉर्मूला से हमको मोल का रेशियो समझता है. ये मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया पिछले लेक्चर कि अगर CO2 1 मोल है तो उसमें 1 मोल कार्बन है. अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन
ऑक्सीजन पे है, तो कितने मोल O2 है? O2 के मोल 1 है, बट O के मोल 2 है. Is that clear to you? तो अगर क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अभी 8 ग्राम CO2 में अभी कितना ग्राम्स ऑक्सीजन है? 1 मोल में कितना ग्राम्स ऑक्सीजन आता है? बोलो मुझे. 16 है ना. 1 मोल कार्बन है इसमें, और ऑक्सीजन एटम में देखूंगी तो 2 मोल है. 1 मोल कार्बन है और इसमें 2 मोल O एटम है. तो अगर मेरे पास 1 मोल मतलब 44 ग्राम CO2 होता है, तो उसमें ऑक्सीजन कितने ग्राम्स होता है? 32 ग्राम्स. तो यहाँ पे प्रॉब्लम में 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए CO2 कितना होगा? 11 ग्राम्स. 32 ग्राम्स जब भी ऑक्सीजन होता है तो 44 ग्राम CO2 है. तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए how much will be CO2? CO2 is going to be 11 grams. And how many moles now? 11 grams मतलब कितने moles? 11 grams will be 0.25 moles. Is this clear? समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 21. Next we are solving problem number 22. Which of the following weighs least? तो इसमें क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम में जो भी ऑप्शन दिए हैं उसका आपको मास फाइंड आउट करना है. हर ऑप्शन के लिए मास फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में. तो प्रॉब्लम नंबर 22 के लिए ऑप्शन वाइज सॉल्व करना है. So I'm taking A option. The A option says 0.2 gram atom of nitrogen. 0.2 gram atom of N दिया है. So this is nothing but 0.2 mole of N. So 0.2 mole of N will be how much? It will be 0.2 into 14. So how much it will be? 2.8 grams. 0.2 into 14. तो ये मैंने कैलकुलेट किया मास फॉर फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन दिया है 3 into 10 raised to 23 atoms of carbon. तो आपके 3 into 10 raised to 23 atoms of carbon दिए हैं. तो इसमें कितने मोल्स हो गए? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 मोल ऑफ कार्बन, और फिर इसका मास हो जाएगा 0.5 into 12, दैट इज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन. और ऐसे करके हर ऑप्शन में मास करते जाओ कैलकुलेट, और फिर जो लीस्ट है वो टेक करो. So whoever asked me this doubt understood how to solve, or you want me to solve all the options, or you can do it now? Ma'am, I can do it. Great. So that finishes your question number 22. Now we start with question number 25. So your question number 25 says the charge on 1 gram ion of Al3 plus, और ब्रैकेट में दिया है कि E रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो आपको इस प्रॉब्लम में 1 ग्राम
aluminium ion. 1 gram ion of aluminium. So again, what is 1 gram ion? 1 mole of Al plus 3. अभी देखो आपका 1 एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन, एक ही मैंने Al3 प्लस आयन लिया, तो उस पे कितना चार्ज है? हाउ मच इज द चार्ज ऑन 1 आयन? 3e. राइट, where E is the electronic charge, ये 3e चार्ज है जिसकी साइन प्लस है, पर चार्ज 3e है. So therefore 1 mole of Al3 plus ion, अगर ये 1 मोल है तो इसमें कितना चार्ज होगा? 1 मोल में Na नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो इट विल बी Na into 3e. This should be the answer. And yes, the unit is in coulomb. Electronic charge, the unit is in coulomb. So we can write 3 NaE option in coulomb. Right, so 25 is done. Whoever asked me this doubt, 25 question. समझ में आया? Should we go next? 25 के बाद. Next question is 28. So question number 28 says, if Na is Avogadro's number, the number of valence electrons in 4.2 grams of nitride ion. So next question talks about nitride ion N3 minus, और इसके हमारे पास 4.2 grams है. So I'm solving question number 28. I'm having 4.2 grams of N3 minus ion. तो सबसे पहले इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं. तो 4.2 upon 14, how much it becomes? कितने मोल्स है ये? 0.3 moles. 0.3. राइट, तो 4.2 ग्राम्स मतलब 0.3 मोल्स. ओके, इसके आगे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन 1 नाइट्राइड आयन. अगर एक है मेरे पास नाइट्राइड आयन, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, दिया भी है और आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन. नाइट्रोजन 7 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैसे? 2 and 5. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन के? 5. इसमें कोई डाउट नहीं किसी को कि देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन. 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, तो उसमें मुझे 3 और ऐड करने हैं. क्यों 3 ऐड करने हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज मींस अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड. 1 minus is 1 electron added, 3 minus is 3 electron added. So total number of electrons in valence shell are 8. Right? तो अगर मेरे पास 1 mole of N3 minus होता, तो उसमें 8 Na electrons होते. अभी मेरे पास 0.3 mole of N3 minus है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 0.3 into 8 Na. So that is going to be 12.4. yes. So that will be 2.4 Na electrons. So that finishes problem number 28. Right, the next doubt somebody asked me was problem number 30. तो आपका problem number 30 कहता है the total number of protons in 8.4 gram of magnesium carbonate. So next problem
is 8.4 gram of MgCO3. So I will calculate 8.4 grams में कितने moles है? How many moles of magnesium carbonate are there? So I have to divide 8.4 by GMM, gram molecular mass of magnesium carbonate. तो कितना है मैग्नीशियम कार्बोनेट का GMM? 84 plus 12 plus 48, 84 है. तो कितने मोल्स हो गए? 0.1 मोल. तो 8.4 grams is 0.1 mole of magnesium carbonate. अभी इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो आई कैलकुलेट number of proton in one molecule of magnesium carbonate. एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं? So number of proton is nothing but atomic number जो मुझे ऐड करते जाना है. तो मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स होंगे 12, कार्बन में प्रोटॉन्स होंगे 6 and each oxygen is 8, right? So how much is the total coming? 12 plus 6 is 18 plus 24. These are the total number of protons. So 42 protons. Is that clear? एक मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में अगर प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं तो हमको एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, because your number of proton is equal to atomic number, और 3 ऑक्सीजन्स के प्रोटॉन्स को ऐड करना है. ये टोटल हो गया 42. मतलब एक मैग्नीशियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स में 42 प्रोटॉन्स है. तो therefore 1 mole of MgCO3 will have 6.022 into 10 raised to 23 into 42 protons and 0.1 mole जो कि प्रॉब्लम में पूछा है. 0.1 mole of MgCO3 में 0.1 into this Avogadro's number into 42 protons. तो देखो ये आंसर कितना आएगा. So this is your problem number 30 sorry. क्या आंसर आ रहा है इसका? Ma'am, roughly 2.5 into 10 raised to 23. 2.5 करोगे तो 10 raised to 23 आ जाएगा. हाँ. No, ma'am, 10 raised to 24. हाँ वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये 6 into 40 करते हैं हम तो 240 हो जाता है. फिर 0.1 करते हैं तो 24 into 10 raised to 23 रहेगा बेटा. अगर 24 लिख रहे हैं तो into 10 raised to 23 रहेगा. तो 2.5 लिखेंगे तो अकॉर्डिंगली 10 का पावर तुमको एडजस्ट करना है, राइट? तो आंसर शुड बी बी ना यहाँ पे. ऑल क्लियर? ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 30. नेक्स्ट somebody has asked me प्रॉब्लम नंबर 31 as a doubt. तो 31 में क्या करना है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.24 liter of H2 at STPR mixed in a container. The total number of molecules present will be. कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें सिर्फ टोटल करनी है आपको. दोनों के सेपरेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो और उसको ऐड करो. तो मिक्सचर में पहले दिया है 4.4 ग्राम ऑफ CO2.
इसके आप मोल्स कैलकुलेट करोगे 4.4 अपॉन 44 दैट इज 0.1 मोल और 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 0.1 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules है ना। और दूसरा दिया है 2.24 लीटर ऑफ H2 तो आपका 2.24 लीटर ऑफ H2 again you calculate the mole 2.24 upon 22.4 so here also 0.1 mole right तो number of molecules इधर भी हो जाएंगे 0.1 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules और अभी बस इसको ये नंबर को और ये नंबर को ऐड करो तो क्या आंसर आएगा बोलो 1.2 into 10 raised to 23. 23 आ जाएगा राइट 1.2 तो बी ऑप्शन वी कैन टेक राइट व्हेन यू add these two number your answer will come this बी ऑप्शन बी आपका 31 प्रॉब्लम हो गया now the last doubt that I see is problem number 33 so problem number 33 says the atomic weight of a triatomic gas is A. The correct formula for the number of moles of gas in its W gram is. तो problem number 33 में एक triatomic गैस दिया है और इसका एटॉमिक मास इसका क्या दिया है एटॉमिक मास दिया है एक एटम का मास दिया है तो एटॉमिक मास कितना दिया है एक एटम का मास हमको दिया है एक ग्राम इज अ मास ऑफ वन एटम तो 3 एटम से ये गैस बना है तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस एक एटम का मास A है तो 3 एटम का मास होगा 3A तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इज गोइंग टू बी 3A राइट तो अभी क्या पूछा है 3A इज 1 मोल का मास तो दे आर आस्किंग यू करेक्ट फॉर्मूला for the number of moles of gas in its W gram is. तो W grams में कितने मोल्स है इसका फॉर्मूला क्या होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स में क्या करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स आपके नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फॉर्मूला होता है जो भी वेट इन ग्राम्स दिया है उसको हम GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं वेट इन ग्राम्स दिया है W और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 3A तो ये आंसर हो जाएगा W अपॉन 3A इज दैट क्लियर so that finishes your module doubt anyone has any more doubt in the module or can I shut the module and ask you the doubts for assignments now ये समझ में आया सबको are all doubts of module clear Yes, ma'am. great अभी असाइनमेंट 3 दिया था आपको right the homework was assignment 3 right Yes, ma'am. चलो I'm opening assignment 3 if anyone has any doubt in mole concept assignment 3 let me know
अगर डाउट नहीं है तो आई स्टार्ट टीचिंग अहेड. Question number 9. वेट. Ma'am, can you resend assignment 3? I don't think I have it. बेटा when you Yes, don't have ma'am. it you should ask immediately. That is point number 1. तो अपना जो वेबसाइट है उस पे सारे असाइनमेंट्स अपलोडेड है. So you don't have to wait for anybody. Just go to website. If I've given you the homework, it is uploaded on the website. तो आपको असाइनमेंट 3 मिल जाएगा वेबसाइट पे. Okay, ma'am. ठीक है. तो रुकना नहीं होता ऐसे पूरा पूरा वीक तुरंत. हैबिट कुछ भी मॉड्यूल नहीं है, असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहा है, सब कुछ आपको वेबसाइट में मिल जाएगा. जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ IITian Hub, look out for your batch, you will find everything there. You don't depend on anybody. फिर भी नहीं मिल रहा है, टीचर को मैसेज कर दो, I will send you immediately. Don't waste your time. So assignment 3, tell me the doubt. I'm 13. 1-3, okay. और 9. 9 6. from 6, 9, okay. और that's it. So great. I'm starting with problem number 6. तो आपका प्रॉब्लम नंबर 6 कहता है equal masses of O2, H2 and methane are taken in a container. The respective mole ratio of these gases in the container is. तो प्रॉब्लम नंबर 6 में 3 gases है, H2, O2 and methane. और ये 3 gases हमने एक कंटेनर में लिए हैं. इनके मासेस इक्वल है, मतलब अगर x ग्राम H2 है तो x ग्राम ही O2 है और x ग्राम ही मीथेन है. इक्वल मासेस लिए और पूछा है इनके मोल्स का रेशियो. तो अगर x इज द मास, हाउ मेनी मोल्स, तो ये मैंने मास लिखा, ये मास है जो इक्वल है. अभी हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा x/2 मोल, ऑक्सीजन हो जाएगा x/32 मोल्स और मीथेन हो जाएगा x/16 मोल्स. राइट. तो व्हाट विल बी द रेशियो हियर? 1:6:8. तो इसके रेशियो के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? How do I get the ratio now? I multiply throughout by 32. Right, so when I multiply throughout by 32, it will be 32x by 2, 32x by 32 and 32x by 16. So what is the ratio that I get? 16:1:2. So answer is B.
That is what is your problem number 6. The next problem that we solve is problem number 9. Your problem 9 says the density of air is 0.001293. तो इस प्रॉब्लम में डेंसिटी ऑफ एयर दी है. और यूनिट है इसका ग्राम्स पर ml. So density of air is 0.001293 grams per ml दिया है. I will discuss with you density properly, but still, did I taught you vapor density, beta? किया है ना मैंने vapor density discuss आपके साथ. बोलो. No, ma'am. मैंने आपके साथ वेपर डेंसिटी कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया. No, ma'am. No, ma'am. पक्का. तो मैंने मोल का आपको थर्ड डेफिनेशन दिया था. हाँ, हमारा पिछला लेक्चर मेनली लाइक वी आर स्टिल डूइंग द परसेंट. तो ये प्रॉब्लम सर्कल करके रखते हैं. आज मैं सिखा दूंगी वेपर डेंसिटी, उसके बाद में करते हैं. As you don't have the concept of vapor density, maybe you have a doubt. तो मैं अभी नहीं सॉल्व कर रही हूँ इसको. आज सिखा दूंगी परसेंट कंपोजिशन के बाद वेपर डेंसिटी का मतलब, और बाद में ये करूंगी. प्रॉब्लम नंबर 13 says तो वेपर डेंसिटी नहीं किया तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास भी नहीं किया. तो ये दोनों प्रॉब्लम ऑन होल्ड. I'll finish teaching you today and you can solve this. Right, so that's it. और किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt? Ma'am, 15. प्रॉब्लम नंबर 15 ये वेपर डेंसिटी है ना. तो ये 2-4 प्रॉब्लम इस असाइनमेंट के आप कर नहीं पाए क्योंकि लास्ट लेक्चर ड्यू टू डाउट्स आई कुडंट कंप्लीट टिल वेपर डेंसिटी. तो ये 3-4 जो वेपर डेंसिटी के असाइनमेंट 3 के प्रॉब्लम्स है, आप रिविजिट करना. After I teach you vapor density, still there are doubts, you can ask me again this next lecture. I haven't taught you vapor density, so just hold till I teach you vapor density. Then you try on your own, and still you don't get, you can ask me in the next lecture. Is that clear? So let us go ahead now. अभी मैं पढ़ाना start कर देती हूँ आपको. So let us orient ourselves. कहाँ पे हैं हम? We were doing problems where percent composition is given, and percent composition से हमको empirical formula तक और empirical formula से molecular formula तक पहुंचना है. Right? These type of problems we were solving. So let us go and start solving that. तो एक प्रॉब्लम मैंने दिया था, देखो क्लास वर्क ओपन करो. हमने इस टाइप का एक प्रॉब्लम कर लिया था. तो अभी मैं क्या करती हूँ, आपको और एक प्रॉब्लम देती हूँ जिसमें हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास तक चले जाएंगे. फ्रॉम वेपर फ्रॉम द परसेंट कंपोजिशन we will go till the molecular mass. I'm clearing the board and I'm putting the problem. So start working. You know how to solve this. Doubts bhi ho gaye. So everybody start working.
मैम हम्म, CH4N2O. क्या बोल रहा है? Is the answer C? Yes. CH4N2O क्या हो जाएगा? यूरिया. CH4N2 एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ना. हमको क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आपने जो आंसर दिया वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का है. इसमें 4 एलिमेंट्स है हमारे पास. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. परसेंट कार्बन का दिया है 20. Then 6.7 is hydrogen. 46.67 is nitrogen. So first is add all this and you need to calculate the percent of oxygen. तो कितना आ रहा है? परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 26.63. 26 आ रहा है या 28 आ रहा है? 26.63. Yes. ओके, 26.63 आ रहा है. ठीक है. अभी इसके आगे हम क्या करते हैं? वी ट्राई कैलकुलेटिंग द एटॉमिक रेशियो. तो एटॉमिक रेशियो में यहाँ पे 20/12 करना है, 6.7/1 करना है, 46.67/14 करना है और 26.63/16 करना है. और फिर ये एटॉमिक रेशियो आएगा, उससे हमको सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है. और ये सिंपल रेशियो की हमारा क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है. तो 20/12 आ रहा है 1.67. ये हो रहा है 6.7. नेक्स्ट नंबर 3.3. राइट. और नेक्स्ट नंबर 1.66. ग्रेट. तो हम 1.66 से डिवाइड करेंगे. दिस इज ऑलमोस्ट 1 है ना. ये 4 है, ये 2 है, और ये 1 है. राइट. तो वी गॉट दिस. हम यहाँ तक आ गए. तो नाउ वी आर हैविंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला. कितना आया एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH4N2O. This is the empirical formula. How do we go from empirical formula to molecular formula? We need to calculate N. और इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ता है
empirical formula mass, मतलब इस फॉर्मूला का मास which is 12 plus 4 plus 28 plus 68, तो empirical formula mass हो गया 60, और फिर जो n है हो जाता है molecular mass upon empirical formula mass. So molecular mass is given in the problem. ये दिया है डेटा 120 और empirical formula mass आ गया है 60. तो n हो गया 2. अभी your molecular formula is empirical formula into n, so that will be CH4 N2O into 2, so that will be C2H8 N4 O2. Right, this is the answer. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ग्रेट. तो देखो मैं जो पार्ट आपको सिखा रही हूँ वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड हमने बहुत कुछ सिखाया. ओके, क्या क्या सीखा हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो उससे हमको मोल रेशियो मिलता है एलिमेंट्स का. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो हम मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो हम परसेंट कंपोजिशन समझते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद यू अ रिवर्स प्रॉब्लम, percent composition से how to reach till molecular formula. Now in the sequence I'm discussing something with you where there are some molecules जिनका हम molecular formula represent नहीं कर सकते, उनका molecular formula directly समझ में नहीं आता. ऐसे क्यों होता है? Why we cannot write a molecular formula directly? The reason is they are too huge. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है जिनके हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उनके केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आसान है. और अगर किसी ने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिया है तो फिर आप उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो. तो अब तक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के किया. एवरीबॉडी विल अग्री. We can easily calculate the molecular mass by looking at molecular formula. But I'm going to show you now some compounds. These are the compounds जिनको हम केमिस्ट्री में कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स. तो ये मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं? Big molecules, huge molecules, which are very difficult to represent as a one fixed molecular formula. Okay, इसमें कौन से molecules आते हैं? What comes in macromolecules? Your polymers and your biomolecules, biological systems में जो होते हैं, carbohydrates, proteins, fats, big structures they are having, huge structures they are having. और उनका एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना क्या होता है? डिफिकल्ट. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख नहीं पाते, बिकॉज वी कैन नॉट राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज द इशू? कैलकुलेटिंग देयर मॉलिक्यूलर मास, लुकिंग एट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला दे तो आप मास कैलकुलेट करें जैसे सिखाया आपको, बट अगर फॉर्मूला ही नहीं है
तो फिर ये टाइप के मॉलिक्यूल्स का मास कैसे कैलकुलेट होता है? मैं एग्जांपल दूं, आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ पॉलीथीन। ये प्लास्टिक है ना? तो पॉलीथीन का अगर फॉर्मूला कहीं आप देखोगे तो ऐसे लिखा होगा CH2 ब्रैकेट में डाल के ऐसे N लिखा होगा, और ये N ह्यूज होता है, वेरी करता है, फ्यू लैक्स में जाता है, तो इसका प्रिसाइजली N लिख के फॉर्मूला लिखना डिफिकल्ट है। वी आर अनेबल टू राइट द प्रिसाइज फॉर्मूला फॉर दिस। और अगर मैं इसका प्रिसाइज फॉर्मूला, ये N की वैल्यू प्रिसाइजली आपको नहीं दे रही हूँ, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट डायरेक्ट मेथड से नहीं करते, right? Is everybody convinced? Cannot calculate by direct method by adding atomic masses, molecular mass, if we cannot represent by a molecular formula. Still, abhi dhyan do, still I can calculate the molecular mass by percent detection. इसमें किसी एलिमेंट का अगर मुझे परसेंट पता चलता है कि इसके टोटल मास में कार्बन का कितना परसेंट है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट नोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू अ मेथड जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना डिफिकल्ट है, but without writing a molecular formula we can calculate molecular mass, and that is by a indirect method. ये टाइप के molecular mass को कहते हैं minimum molecular mass. I'm showing you a calculation which is called as minimum molecular mass calculation. So see, what is the whole concept of minimum molecular mass? I will give you one problem and I'll try to explain you this concept of minimum molecular mass. ध्यान दो, एक problem लेके ये minimum molecular mass का concept समझते हैं. Let us understand this with the help of problem. So this is mainly done. ये कभी हम करेंगे, ऐसा कभी करेंगे जब भी हम किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है, नहीं लिख सकते. तो आई एम टेकिंग अ प्रॉब्लम इन विच आई एम टेकिंग स्टार्च मॉलिक्यूल. तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर है, ह्यूज है, और स्टार्च में ओके स्टार्च, तो प्रॉब्लम लिखती हूँ, सी द प्रॉब्लम. अ सैंपल ऑफ स्टार्च was analyzed and found to have 0.086% phosphorus. And the problem further says, if each molecule assumed to contain one atom of phosphorus, what is the molecular weight of the material? Right? So this is the problem. अभी problem पे ध्यान दो. प्रॉब्लम में एक कंपाउंड की बात करते हैं जो है स्टार्च. तो स्टार्च का सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? आई कैनॉट राइट वन फॉर्मूला.
and because I cannot write a fixed formula, I cannot calculate its molecular mass. That we do by looking at the formula. ये पॉइंट क्लियर हो गया. फॉर्मूला को देख के जो मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन है वो हम नहीं कर पाते. ओके, तो फिर इसमें हम कैसे करेंगे? इसके सैंपल को एनालाइज किया और इसमें जो कम से कम एलिमेंट का परसेंट है उसका डेटा हमने लिया. तो इसमें कार्बन और बाकी सारी चीजें हो सकती है ज्यादा परसेंट में, बट कम से कम परसेंट इसमें फॉस्फोरस का. तो क्या अजम्पशन है? अजम्पशन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में ये होता है कि जिसका परसेंट कम से कम है वो पूरे मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक एटम प्रेजेंट हो. मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स वन एटम ऑफ फॉस्फोरस. ये अजम्पशन है. तो पूरे मॉलिक्यूल में अगर एक एटम फॉस्फोरस का है, मतलब पूरे मॉलिक्यूलर मास में फॉस्फोरस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 31 grams. As atomic mass of phosphorus is 31 grams. मतलब जो पूरा मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें 31 ग्राम्स किसका कंट्रीब्यूशन होगा? फॉस्फोरस का. ये एक डेटा हमको मिल गया. दूसरा डेटा कहता है कि सैंपल में 0.086% फॉस्फोरस है. ये दोनों को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो I'm writing as if I'm having 0.086 grams of phosphorus, how much will be the total mass? Total mass will be 100. That is what is the meaning of 0.086%. जब भी टोटल मास 100 होगा तो उसमें फॉस्फोरस का मास कितना होगा? 0.086 ग्राम. तो 0.086 ग्राम of phosphorus, okay, will be there in 100 gram of starch. 100 ग्राम स्टार्च में 0.086 ग्राम फॉस्फोरस है. अभी एक एटम अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो एक एटम फॉस्फोरस का मास होता है 31 ग्राम्स. तो 31 ग्राम्स एक एटम जिस स्टार्च में प्रेजेंट है उसका मास कितना होगा? और ये जो मास आएगा ये एक मॉलिक्यूल का मास आएगा, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास आएगा इन ग्राम्स, एंड दैट विल बी the gram molecular mass. It is simply 31 into 100 upon 0.086. And when we do this calculation, you will realize that the answer is coming very huge. तो ये करो कैलकुलेशन, बता मुझे आंसर क्या आ रहा है. और फिर मैं नेक्स्ट एक सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रही हूँ. Ma'am, answer is 3,60,465.116. कैलकुलेटर लेके बैठा लगता है. तो 3 लाख तो नहीं आ रहा है बेटा. It's not coming 3 lakhs. पक्का. Ma'am, somewhere around 36,000. Yeah, approximately it is going around 36,000. तो are you convinced कि 36,000 जितना मास हम फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन सारे एटम्स गिन के नहीं कर सकते ना. तो ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं उनके मास का कैलकुलेशन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट से किया जाता है. इनके सैंपल को एनालाइज करके जिसका परसेंट सबसे कम है उसको अज्यूम किया जाता है कि पूरे मॉलिक्यूल में उसका एक ही एटम प्रेजेंट होगा और उससे फिर इनका कैलकुलेशन किया जाता है. तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकती हूँ 36,000 ग्राम्स है. प्रिसाइजली नहीं, अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर. And
I'm giving you another problem similar. You try to calculate. Ma'am, Bolo. in one molecule of chlorophyll, how many atoms of magnesium are present? तो मिनिमम जब यूज किया होता है ना वर्ड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, जब ये आपको पूछते हैं ना, तो आपको 1 एटम लेके ही करना है। Okay, ma'am. आपको अज्यूम ही करना है कि एक एटम प्रेजेंट है, इस होल मीनिंग ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। Ma'am, 600. 600 नहीं आ रहा है बेटा, कैलकुलेशन देख, गड़बड़ किया तूने। 600 is a too small answer. Ma'am, 60,000. Yes, 60,000 आएगा ना। कैसे करेंगे हम इसमें? 0.04% का क्या मतलब है कि आपके पास 0.04 ग्राम मैग्नीशियम है अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल है तो, राइट? 100 ग्राम क्लोरोफिल contains 0.04 ग्राम मैग्नीशियम, तो एक एटम मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम will be present in how many grams chlorophyll? And simply cross multiplication, 24 into 100 upon 4 into 10 raised to minus 2. The answer आएगा 6 into 10 raised to 4 grams. Right? All clear? ये हो गया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट, राइट? आई एम गोइंग अहेड। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा वो मोल का थर्ड डेफिनेशन जो मैंने दिया था ना, विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, उसके बारे में कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। आई ट्राई टू टीच यू मोर अबाउट दैट थर्ड डेफिनेशन so that you can understand that third definition with clarity. Any question comes with respect to volume and moles, you will not have any problem in solving. So I'm clearing this part and let us start understanding more about the third definition.
जो मोल का थर्ड डेफिनेशन था ये क्या था? मोल का थर्ड डेफिनेशन था कि 1 मोल of gaseous substance या 1 mole of a gas will always occupy 22.4 liters at SPP, है ना? कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम ये 22.4 लीटर ही होता है। बस मैंने तभी आपको क्या कहा कि ये नंबर कहाँ से आया, ये 22.4 लीटर मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैं आपको कुछ दिनों बाद समझाऊंगी। कहाँ से, किस कैलकुलेशन से मुझे पता चलता है कि 1 mole of any gas is going to occupy this volume. So I will teach you now how do I get this number, कहाँ से ये 22.4 लीटर आता है। To make you understand this number, जिस कैलकुलेशन से ये आता है, that is with the help of a equation called as ideal gas equation. इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे in a chapter gaseous state. Now at this stage I'm just explaining you this equation जितना मोल कंसेप्ट में जरूरी है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन में जो मैंने P लिखा है वो प्रेशर ऑफ गैस है। The V is volume occupied by gas. N is number of moles of gas. T is temperature in Kelvin scale. ये इंपॉर्टेंट है, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं होता। ये टेम्परेचर इस फॉर्मूला में हमको केल्विन स्केल में लिखना है, तो मैं आपको केल्विन स्केल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बट टेम्परेचर इन केल्विन लिखना है। और ये जो R है ना, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है, सब गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, पर इसके वैल्यूज में देखिए। अगर हम SI यूनिट में काम करते हैं तो R का वैल्यू होता है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट है। और हम अगर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम हमारा लीटर में है, तो R हो जाता है 0.0821 यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो फिलहाल R के बारे में ज्यादा ना सोचो, R की ये वैल्यूज होते हैं। ये इक्वेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज एक्सप्लेनिंग यू हाउ फॉर अ गैस pressure, volume and temperature are linked, interconnected. कैसे गैस का प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी गैस के लिए इस डेटा में से 1 2 3 4 5 थिंग्स में से 4 चीजें आपको पता है, तो आप 5th थिंग यू कैन कैलकुलेट। तो आई विल कैलकुलेट नाउ वॉल्यूम। ये मुझे 1 मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मैं 1 मोल का वॉल्यूम आपको इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। And this volume of 1 mole of a gas calculation we are doing at SPP, right? तो इसका मतलब अभी क्या क्या है हमारे पास? N नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, फॉर्मूला में जो N सब्स्टिट्यूट होगा वो 1 मोल है। SPP है मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन
STP है, मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और R की वैल्यू क्या लेंगे, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर है तो R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये हो गया मेरा R। तो अभी मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, PV इज इक्वल टू nRTV and your volume will be nRT by P, where N is 1, R is 0.0821, temperature in Kelvin is 273, and pressure is 1 atmosphere. And when I solve this, I get the answer 22.4 liters. So your 22.4 liters is the volume occupied by 1 liter of a gas when temperature is 273 Kelvin and pressure is 1 atmosphere. मतलब this is at STP और NTP. तो हमने STP और NTP पे जो हम नंबर यूज करते हैं 22.4 उसका कैलकुलेशन किया। अभी इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो। Have I written somewhere कि ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या कोई गैस है? क्या उससे इस कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा? Is the nature of gas going to affect this calculation? Answer is no. Nowhere. What is the gas that is mattering? What matters is what is the pressure, what is the temperature, how many moles are given. This is what I need. If I know N, if I know T, if I know P, then let it be any gas. अगर N, T, P same है, 1 mole of a gas at STP है, let it be any gas. उसका volume occupied same रहेगा, and that's the reason we use this for 1 mole of a gas. 1 mole of any gas occupies 22.4 liter at STP. Is it clear to everybody? कहाँ से ये 22.4 लीटर आया? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अभी ध्यान दो, अगर मैंने पूछा कि I'm having 2 mole of oxygen gas at STP, how much is the volume? I'll multiply this by 2. Yes. तो अगर STP लिखा है और गैस है तो हम आसानी से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं by multiplying here. Anyone has any doubt? But ये वॉल्यूम चेंज होगा अगर टेम्परेचर 273 के जगह पे कोई और होगा। अगर ये टेम्परेचर 300 है, will I get the same answer 22.4? Answer me. No. I can't get. So when you are using this definition, when you are using this number, see to it that STP is given. अगर STP नहीं दिया है तो ये नंबर का कोई मीनिंग या मतलब है ही नहीं। Is that clear? तो इतना कॉपी करो, आई डिस्कस मोर अबाउट इट। और क्योंकि मैंने आपको ये प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर ये सब दे दिया है, मैं इनके बेसिक कन्वर्जन्स आपको देती हूँ, वो भी लिख लो। तो आपका 1 लीटर होता है 1000 ml, which is same as 1000 centimeter cube, which is same as 1 dm cube, and which is same as 10 raised to minus 3 meter cube. ये वॉल्यूम के कुछ कन्वर्जन्स दिए हैं। प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर is one of the unit of measuring pressure, but SI system में हम पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर को मेजर करते हैं। So your 1 atmosphere is 1.01325.
into 10 raised to 5 Newton per meter square, which is same as Pascal. This is one of the unit of measuring pressure. There is another unit of measuring pressure called bar. So this is equal to 1.01325 bar. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से मेजर करते हैं, जिसमें एक्चुअली मर्क्यूरी का कॉलम रखा जाता है, एंड बेस्ड ऑन हाउ मच मर्क्यूरी राइजेस इन द कॉलम. तो 1 एटमॉस्फेयर में जो राइज होता है वो 76 cm ऑफ मर्क्यूरी होता है. Yeah, this is same as 760 mm of mercury. So this is again another way of representing the pressure with the height of mercury column. और एक यूनिट होता है टॉर. तो आपका 1 एटमॉस्फेयर इज 760 टॉर प्रेशर. तो मैंने प्रेशर के कुछ यूनिट्स लिख दिया आपके लिए. अगर किसी प्रॉब्लम में कन्वर्जन करना है तो यू विल अंडरस्टैंड. टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लिखना है. तो टेम्परेचर इन केल्विन कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो आपका जो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कीजिए. तो SPP is 0 degree Celsius and that's the reason it is 273 Kelvin. अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो वो हो जाएगा 283 केल्विन. 27 डिग्री सेल्सियस है तो वो हो जाएगा 300 केल्विन. तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको 273 ऐड करना है and then that will give you a temperature on a Kelvin scale. फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है. फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन ये आपको स्कूल में सिखाते हैं. फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज 5/9 फैक्टर होता है and into a temperature in Fahrenheit -30. So substitute the temperature in Fahrenheit here, you'll get a temperature in degree Celsius. Substitute that here, you'll get a temperature in Kelvin. So I've given you a little bit information about how to convert pressure, volume and temperatures. So copy till here. I'll give you some simple concept building problems based on what I'm discussing with you just now. मैम हाँ बोलो बेटा. मैम वो 760 mm के बाद वो 760 क्या लिखा है? Torr, Torr. Torr also is a unit of measuring pressure.
मैम पास्कल मतलब वो क्या है? पास्कल भी एक यूनिट है बेटा. पास्कल इज अ यूनिट. एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट पास्कल है. ओके मैम, थैंक यू. ये अलग अलग यूनिट्स है प्रेशर के, जिसका मैंने इंटर कन्वर्जन डिस्कस किया है आपके साथ. मैम हाँ बोलो बेटा. मैम कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट यूनिट अगेन? कौन सा डिग्री इज लास्ट? इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट -32 डिग्री. हाँ, तो अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है 105 फ़ारेनहाइट, तो 105 फ़ारेनहाइट में से आप 32 माइनस करोगे. So I'm converting 105 Fahrenheit, say to degree Celsius. How do I have to go about? I will do 105 minus 32. It will be 73. इस 73 को मुझे 5/9 से मल्टीप्लाई करना है. So when I multiply 73 by 5/9, my answer comes around 40.55. So 105 degree Fahrenheit is 40.55 डिग्री सेल्सियस. और फिर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करना है, तो इसमें आपको 273 ऐड करना. तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है. हाँ बोलो. मैम टेम्परेचर आपने वो कैलकुलेट वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर 27.3 केल्विन लिया था, यानी टेम्परेचर तभी जीरो रहता है क्या? 27.3 नहीं, 273 केल्विन लिया. 273. तो एसटीपी जो होता है ना, मैंने एसटीपी डिफाइन किया था. एसटीपी का क्या मतलब है? व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 0 डिग्रीज, एंड दैट इज व्हाट इज 273 केल्विन. व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर. ये स्टैंडर्ड है. तो जब भी एसटीपी लिखा है, उसका मतलब जो भी डिस्कशन हो रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है. थैंक यू मैम. और बोलो, हो गया? आगे बढ़ो.
यस मैम। ओके, तो देखो मैंने ये डेफिनेशन में ये 22.4 नंबर कहाँ से आता है ये आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश की. More about gas we will learn too much in detail in a topic called gaseous state. तो अभी let us focus on mole. मैंने 1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम आपको एसटीपी पे 22.4 लीटर्स बताया. तो सपोज आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, इसमें ये बोला है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3.5 मोल ऑफ मीथेन at STP. Can you calculate this for me? तो ये कैलकुलेशन कर लो और इसके बाद में ये कैलकुलेशन करो. तो ये केस में तो किसी को कोई डाउट नहीं. ये केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3.5 मोल ऑफ मीथेन एसटीपी दिया है. आई डायरेक्टली यूज दिस 78.4. सिंपली 3.5 आपका मल्टीप्लाई बाय, मुझे क्या करना है, माय मार्कर इज नॉट वर्किंग. 3.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है बोलो फटाफट मुझे. 22.4 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे सिंपली इट इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर्स एंड द आंसर विल बी हाउ मच. कितना आंसर आ रहा है? 78.4. Right. So we can directly use the mole concept formula and answer will be 78.4 liters. Tell me second case में मैं ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करूंगी. 40 ग्राम्स ऑक्सीजन दिया है
1.25. 40 grams by 32. मेरे number of moles हो गए 1.25 mole. So can I directly multiply 1.25 by 22.4? No, ma'am. I can't. यही मुझे आपको समझाना है. क्यों नहीं? क्योंकि अभी STP नहीं है, अभी टेम्परेचर कुछ और है, प्रेशर कुछ और. तो जब भी STP नहीं होगा और आपको गैस का वॉल्यूम पूछा है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके गैस के वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Ma'am, 43 liters. Is that clear? So we will use volume of a gas now. जहाँ पे प्रेशर है आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.2, 15.3 liter. right? 1.25 are the number of moles. Your R will be 0.0821. Your temperature is 300 and your pressure is 2. Right? You need to do this calculation. Ma'am, I'm getting 43. Okay. No, answer is 15.3 liters. Ma'am, 15.3. कैलकुलेशन की गड़बड़ है ना. कैलकुलेशन ठीक से करो. 15.3. या 15.39 is the answer. So volume is did everybody understood more about this definition? So whenever you are using this definition, what is the first thing that you will check? STP है या नहीं है? STP है, this way to solve. नहीं है, this way to solve. Is this part clear to everybody? I am going ahead now. Yeah. हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे? I am going ahead. Now I am teaching you more about density of a gas. तो vapor density के कुछ problems थे ना, उनको clear कर. Density in general समझते हैं. गैस की, लिक्विड की, सॉलिड की जब डेंसिटी लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं. तो किसी भी सब्सटेंस की when we are talking about density, there are two ways to express density. One is absolute density and another is relative density. So relative means always in comparison with something. And density for liquid and solid is different and for gas is different. So I first discuss density for solids and liquids. तो कोई भी solid और liquid है तो उसके लिए what is absolute density? The absolute density for solid and liquid is same as the formula that you keep on using, that is mass upon volume. Absolute density for any solid or liquid is its mass upon volume. The absolute density. What is a relative density for solid or liquid? ये जो relative density है ये mainly liquid के लिए यूज होता है और इसको यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, specific gravity. It is also called as specific gravity of a liquid. ये specific gravity comparison है density of a substance upon density of water at 4 degrees Celsius. Specific gravity या relative density होता है density of substance upon density of water at 4 degrees Celsius. तो ये हो गया for solids and liquids. अभी ध्यान दो गैस के लिए
क्यों मैंने कहा डेंसिटी अलग है, व्हाई इट इज डिफरेंट, लेट अस अंडरस्टैंड। तो मैं गैस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी कैलकुलेशन आपको समझा। गैस के लिए कोई भी कैलकुलेशन करना है ना, हम आइडियल गैस इक्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं। PV is equal to nRT. As this equation gives us how for a gas pressure, volume, number of moles and temperature are varied. अभी इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूशन करती हूँ। सबको पता है कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है वो वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, where W is weight in grams and capital M is gram molecular mass. So I substitute in this formula PV is equal to W upon M R. Any problem till here? I just little bit rearrange this now and I will take molecular mass here and I will shift volume here. अभी ये W by M था, यहाँ पे मैंने W by V. अभी W by V क्या है? Mass upon volume and that is your density. So I can put here at the place of W by V, density. And I derive a formula for density of a gas and that is Pm upon R. तो डेंसिटी ऑफ अ गैस सिर्फ मास बाय वॉल्यूम से नहीं आएगा। डेंसिटी ऑफ अ गैस कैलकुलेट करना है तो हमको प्रेशर और टेम्परेचर कंसीडर करना होता है। इसका मतलब जैसे किसी सॉलिड की अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है तो उसकी डेंसिटी फिक्स होती है, वो टेम्परेचर प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, बट गैस के लिए वैसा नहीं है। अगर प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो गया गैस का, ओके पर्टिकुलर गैस का, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव डिराइव्ड फॉर डेंसिटी ऑफ अ गैस। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। And yes, different gases will have different density, तो molecular mass भी मैटर करेगा। तो ये हो गया डेंसिटी एब्सोल्यूट फॉर अ गैस। अभी मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करती हूँ, गैस की रिलेटिव डेंसिटी। और ये जो गैस की रिलेटिव डेंसिटी है इसी को कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी अगेन इज अ कंपैरिजन। तो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? हम हाइड्रोजन गैस के साथ कंपेयर करते हैं। Vapor density is defined as density of a gas with respect to hydrogen gas. Okay, vapor density का जो definition है, defined as density of a gas with respect to hydrogen gas at, obviously most important, at same temperature and pressure. आपको दोनों गैसेस को कंपेयर करते वक्त दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है। तो इसका मतलब I got a formula for vapor density. What is my formula for vapor density? I need to compare. I need to take a ratio of density of a gas upon density of hydrogen. Now, what is the density of a gas? It is pressure, molecular mass of a gas upon RT. तो density of a gas के जगह पे मैं लिखती हूँ pressure, molecular mass of a gas upon R and T. And what will be density of hydrogen? Pressure, molecular mass of hydrogen upon RT. दोनों गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर सेम है, दोनों गैसेस के लिए R सेम है। तो दिस सिंपली बिकम्स नथिंग बट
molecular mass of a gas upon molecular mass of hydrogen. So I got one more formula for vapor density. Vapor density can be ratio of two density, which is same as ratio of their molecular masses. Further, I know the molecular mass of hydrogen, which is 2. So I get a relation between vapor density and molecular mass of a gas. Your molecular mass of a gas is 2 into vapor density. Most important, whenever you are using this relation, what is the important thing? It has to be gaseous. Cannot use this relation for solids and liquids. Solid के लिए उसका molecular mass 2 into vapor density नहीं हो सकता. ये formula volatile substance के लिए, gaseous substance के लिए applicable है. ओके कोई ये नहीं बोल सकता कि एसिटिक एसिड की वेपर डेंसिटी 30 है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, मीनिंगलेस डिस्क्रिप्शन है. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस. इज इट क्लियर टिल हियर? यस मैम. तो ये वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो लिख लो. फिर मैं कंसेप्ट बिल्डिंग एक को प्रॉब्लम करवाती हूँ आपको, so that assignment 3 के वेपर डेंसिटी के प्रॉब्लम्स अभी एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएंगे. जो भी किसी को भी असाइनमेंट 3 के डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे. बोलो मैम. ये मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये फॉर्मूला लगेगा कि कोई भी टेम्परेचर अगर प्रेशर चेंज हुआ तो ये वैलिड होगा? तो लास्ट मैंने जो फॉर्मूला हम लोगों की ये इम्पोर्टेंट चीज लिखी है ना. आपको ये फॉर्मूला से क्या लगता है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे सेम आएगी क्या? ये फॉर्मूला No, का ma'am. मतलब क्या है? ये फॉर्मूला का मतलब है प्रेशर बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगी. तो कैसे कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे डेंसिटी सेम आएगी? नहीं आएगी ना. वही तो समझा पहले. Okay. That's the point of difference between solid and gas. Got it? Great. Let me know once you finish writing.
मैम हाँ बोलो बेटा. मैम you had told relative density is specific for something solid or liquid. Relative density is called as specific gravity, that is for liquids. Specific gravity term जो होता है ना वो लिक्विड के लिए यूज होता है. Done मैम. Everybody finish. अब चलो एक दो मैं इसके कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स करवाती हूँ. तो वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन इज इट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस. तो किसी भी प्रॉब्लम में ऐसे बोला है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, आपको हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है. बट सपोज सी दिस प्रॉब्लम, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज vapor density of SO3 gas with respect to oxygen. अगर किसी और गैस के with respect to दिया है तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये सिर्फ ऐसे होता, what is vapor density of SO3, nothing else is given, then it is hydrogen. But some other gas is given, you can always calculate vapor density with respect to any gas. What change will come in the formula? I will say vapor density is molecular mass of gas upon molecular mass of O2. हमको गैस के मॉलिक्यूलर मास को O2 के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है. तो ये गैस है SO3, तो SO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. Your SO3 is 32 plus 48, मॉलिक्यूलर मास हो गया 80 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है. So this answer is going to be 5/2 vapor density of SO3 with respect to O2 is 5/2 या 2.5. and obviously यहाँ पे H2 होता तो आंसर कुछ और आता. तो ये रिलेटिव है, किससे कंपेयर कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. समझ में आया? So next problem, I say calculate vapor density of air. और दिया है air contains 80% nitrogen plus 20% oxygen. तो अब ये वेपर डेंसिटी ऑफ एयर का क्या फॉर्मूला होगा? मुझे वेपर डेंसिटी ऑफ एयर के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर चाहिए and nothing is specified, so I'll calculate with respect to hydrogen. मुझे ये with respect to hydrogen calculate करना है क्योंकि कुछ भी specify नहीं किया है. यहाँ तक समझ में आया सबको? अभी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कहाँ से आएगा? एयर इज अ मिक्सचर, तो मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेना है. जैसे मैंने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन बताया था, वैसे यहाँ पे मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करना है. कैसे करेंगे? परसेंट इनटू molecular mass of nitrogen plus percent into molecular mass of oxygen upon total.
So when I do this calculation, I get an average molecular mass of air as 28.8. Average molecular mass formula is exactly same as average atomic mass या isotopic atomic mass का formula which I've already shared with you. तो ये कैलकुलेशन समझ में आया. मैंने एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया और बस अभी हम वेपर डेंसिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो मॉलिक्यूलर मास एवरेज इज 28.8 अपॉन 2, तो आंसर हो गया 14.2. ये वेपर डेंसिटी हो जाएगी 14.2. इज दैट क्लियर? Any problem anyone has till here? No, ma'am. So please revisit vapor density वाले problems from assignment 3. I will give you more homework. आज जो भी सिखाया उस पे और homework percent composition वाला भी आपको आ जाएगा. ठीक है? So you'll get more homework today. I'll put it on a group. Right, so that's it for today's lecture. Everybody, see you next week. Anyone has any doubt in here, you can ask me right now. No doubt, then bye everyone. See you next week. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.